121 स्कूप में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच शहर के टिम्बर एसोसिएशन के बेताज बादशाह जनाब विनोद गोयनका जी मौजूद है। हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। हम इनसे इकोनॉमी को लेकर बात करना चाहेंगे। विनोद गोयनका जी टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के नागपुर के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं और प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अभी अध्यक्ष हैं और भी बहुत से सामाजिक कार्यों में आप जो है बिजी हैं। उसके साथ साथ इकोनॉमी पे आपकी अच्छी पकड़ है। आइए आज उनसे हम बात करते हैं देश की इकोनॉमी को लेकर और भी बहुत से मुद्दों को लेकर। गोयनका जी आपका स्वागत है। आप हमें ये बताइए कि देश में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ देश में, इससे आपके उद्योग पर देश के क्या फर्क पड़ा है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन की गवर्नमेंट ने जब पॉलिसी शुरू की थी नरसिम्हा राव साहब के ज़माने से शुरू हुई, तो उसके बाद से जो भी कहते सरकारें आई है उसका फ़ायदा हुआ है। और ये कहते जो विकास दर के दिखाते रहे आंकड़े की 5%, 7%, 8%, ये क्या उदारीकरण के कारण ही संभव हुआ। पर होता क्या है, जब जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तब हम उदारीकरण से सीधा सोशलिज्म की बातों की तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि हमको वोट की राजनीति करना है और हम यू टर्न ले लेते हैं। तो हमारी कहते जो पटरी है वो हमेशा कहते उदारीकरण पे नहीं चलती। हमारी इकोनॉमी चलते चलते अचानक हम यू टर्न ले लेते हैं। जैसे इलेक्शन आते हैं हम फिर पॉपुलिस्टिक मेजर्स पे चले जाते हैं और पॉपुलिस्टिक मेजर्स पे जाने के बाद क्या कहते हैं हम लोग, क्योंकि जो बजट सिस्टम है हमारी वो हमेशा डिफिशिएंट की रही है। जब तक हम डिफिशिएंट बजट सिस्टम में चलते रहेंगे तब तक हमारे रुपए का अवमूल्यन होते रहेगा और तब तक कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई जिसको बोलते बढ़ती रहेगी। बहुत सिंपल है। हम जितने घाटे का बजट बनाते हैं, घाटा पूरा करने के लिए नोट छापते हैं, रुपए की वैल्यू, करेंसी की वैल्यू कम करते हैं, उतना ही इन्फ्लेशन, उतनी महंगाई बढ़ जाती है। तो इसके लिए बहुत बड़े इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल लॉजिक है। तो होता क्या है कि क्योंकि कहते हमारे यहाँ कहते प्रजातंत्र है और हर सरकार को चुन के आना है, तो इलेक्शन के आखिर नज़दीक आते से ही उनकी कहते आखिरी के 2 साल में पूरी कहते पॉलिसी बिगड़ जाती है। और हमेशा आप मार्क करिए, इलेक्शन जब भी नज़दीक आता है तब हमारी इकोनॉमिक परिस्थिति खराब होती है। जी, आपने टिम्बर में आप काम रहा, आप टिम्बर में आपने तरक्की की है। इसमें जो एक्सपोर्ट होता है और वहाँ से जो इम्पोर्ट करते हैं, तो इसमें आपको किस तरह की दिक्कतें आती है? देखिए, टिम्बर में कहते टिम्बर, हिंदुस्तान का टिम्बर तो एक्सपोर्ट करना परमिसिबल ही नहीं है। हमारे यहाँ की लकड़ी जो है उसको हम बाहर विदेश में भेज नहीं सकते। इन्होंने जो टिम्बर में एक्सपोर्ट परमिशन दिया है वो अगेंस्ट इंपोर्ट दिया है। जो माल आप आयात करेंगे उसी को आप निर्यात कर सकते हैं। पर हमारे यहाँ पॉलिसी मेकर्स जो है वो पॉलिसी बनाते कुछ है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कुछ और हो जाता है। आप टिम्बर इम्पोर्ट करते समय भी आपको कहते अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको 2 जगह से परमिशन लेना पड़ेगा। DGFT, डिप्टी डायरेक्टर फ्रेट ट्रेड, उसका कैपेक्सिल करके एक संस्था बना के रखी गवर्नमेंट, जो सेमी गवर्नमेंट, उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। कस्टम क्लियरेंस आपको कराने पड़ेंगे अगेंस्ट एडवांस लाइसेंस, और एक्सपोर्ट करने में फिर से हर बार तीनों से परमिशन लेनी पड़ेगी। हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी कितनी वेग है, कैपेक्सिल आपको कहते 100 फुट के पीछे 60 फुट का माल एक्सपोर्ट करने की परमिशन देगी। DGFT आपको 100 फुट के अगेंस्ट में 60.22% माल एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस देगी। इसका मतलब ये है कि कभी भी आपका एक्सपोर्ट एप्लीकेशन पूरा हो ही नहीं सकता। अब क्योंकि अगर आपका एक्सपोर्ट एप्लीकेशन पूरा नहीं हुआ है, आपका जब एक्सपोर्ट पूरा खत्म हो जाएगा तब आपके ऊपर क्या कहते हैं बैलेंस क्वांटिटी निकलेगी, उसकी ड्यूटी निकलेगी, उसकी पेनल्टी निकलेगी और उसका कहते हैं टैक्स कहते हैं ब्याज निकलेगा, इंटरेस्ट। तो अच्छा, ये पॉइंट ऐसा नहीं कि हम लोगों ने रेज नहीं किया, हमने रेज दिल्ली तक रेज किया पॉइंट कि भाई आपकी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है इसमें इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग ढंग से दोनों ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। तो या तो 1 अथॉरिटी रखिए, उसके हिसाब से काम हो। अथॉरिटी भी 2 है और दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग है, तो उसके लिए कहते जो एक्सपोर्टर है उसको हमेशा परेशानी है। एक्सपोर्टर को हमेशा टैक्सेस भरना ही है। अच्छा, अभी कहते उस दिन कहते संसद में प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे बोल रहे थे कि भी हमको निर्यात बढ़ाना है। निर्यात बढ़ेगा कैसे? निर्यात बढ़ाने में मैं तो अभी खाली बहुत छोटे लेवल पर टिम्बर एक्सपोर्ट करता हूँ, मुझे मालूम है निर्यात बढ़ाने में कितनी परेशानी है। हमारा 1 कंटेनर जाने के लिए हमको 3 जगह से परमिशन लेनी पड़ती है। फॉरेस्ट की परमिशन के अलावा, फॉरेस्ट की परमिशन तो रेगुलर लेते ही हैं, उसके अलावा 3 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की परमिशन लेनी है। उसके बाद उसका पूरा चिट्ठा 3 कंपनी को अगर हर बार देना है, हर 6 महीने के 6 महीने हिसाब देना है। तो हमारे यहाँ 2 आदमी तो खाली डॉक्यूमेंटेशन ही करते रहते हैं। तो इस टाइप के अगर हम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर रखेंगे, इस टाइप से ब्यूरोक्रेसी हावी रहेगी हर जगह, तो एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ेगा?
जिस तरह से पहले हमारे देश दुनिया ने देखा कि दुनिया में एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर और अब आईटी रिवोल्यूशन आया हुआ है। लेकिन एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बाद हम उसको जैसे ये कहते हैं हमारा रिवोल्यूशन सस्टेन नहीं हुआ, रुका वापस रिवर्स आ गया। उसका कारण है कि हमारी पॉलिसी, भाई हमने कहते आप 1947 से और आज तक देखेंगे कि सोने का दाम में कितने % वृद्धि हुई है। उस समय से सोने का दाम आज से 100 गुना ज्यादा हो गया है। हमने अनाज के दाम 100 गुना बढ़ने नहीं दिए, हर चीज 100 गुना महंगी हुई है। पेट्रोल कितना गुना महंगा हुआ, हमने अनाज के दाम भी बढ़ने नहीं दिए। इसलिए नहीं बढ़ने दिए, अनाज के दाम बढ़ते से कहते गवर्नमेंट अनपॉपुलर हो जाती है, इलेक्शन हार जाती है। हमने अनाज के दाम को हमेशा सप्रेस करके रखा कि अनाज के दाम बढ़ नहीं पाए। अगर अनाज के दाम नहीं बढ़े तो आज के किसान को जो लागत मूल्य वो भी नहीं निकलता, तो इसलिए किसान का बेटा किसानी करना नहीं चाहता। आज वो शहर के तरफ भाग रहा है, शहर का विस्तारीकरण हो रहा है, शहर में कहते नए नए प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं। और हम कहते हैं हमारी इकोनॉमी को इस ढंग से रखी कि हम पॉपुलिस्टिक, वी आर कहते नाउ मूविंग टू द पॉपुलिस्टिक मेजर। कोई अनाज बांटना चाहता 2 रुपए किलो, कोई भी जैसे आपने अनाज की हाँ नहीं वो भी बताओ 2 रुपए को अनाज बांटना है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल मैं उस पर आता हूँ। किसी को कोई कहते गवर्नमेंट लैपटॉप बांट रही है, कोई कहते गवर्नमेंट साड़ियाँ बांट रही है। अच्छा, उसका श्रेय लेने की होड़ है कि जैसा ये अपने फंड से बांट रही है। कोई अपने फंड से कोई नहीं बांट रहा है, देश की जनता का पैसा है, सरकारी बजट में से बांटा जा रहा है। श्रेय इस ढंग से लिया जा रहा है कि पार्टी फंड में से बांट रहे, पार्टी फंड में से नहीं बांट रहे। ये किसका पैसा है? दिस गवर्नमेंट हैज, ऑल द गवर्नमेंट्स आर नाउ एक्टिंग लाइक रॉबिनहुड। रॉबिनहुड क्या करता था? जिसके पास पैसा उससे पैसा छीनो और गरीबों में बांटो। तो रॉबिनहुड टाइप की गवर्नमेंट्स हो रही है। मेहनत कश इंसान जो है, जो कहते मेहनत करके पैसा कमा रहा है, उस पर टैक्स लगाओ, उसके टैक्स के पैसे को बांटो। ये 2 रुपए किलो अनाज जो बांटा जा रहा है, ये देश के लिए सबसे बड़ा घात है। 2 रुपए किलो अनाज जितना बांटेगा, क्या पूरा अनाज गरीबों तक पहुंचेगा? उसमें से आधा अनाज फिर कालाबाजारी बाजार से वापिस आके मार्केट में आएगा। जब काला बाजार से मार्केट 2 रुपए किलो का मार्केट में आएगा तो अनाज की कीमत और गिरेगी तो किसान को और घाटा होगा, तो किसानी वैसी बंद हो जाएगी। संसद में कहते मुलायम सिंह जी ने बोला भी ऐसे, कम से कम एक लीडर ने बोला है कि ये कहते जो बिल है ये किसानों के लिए घातक है, पर किसी ने उस पर गौर नहीं किया। ये उसी प्रकार कहते सेकेंडली अब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, इसे भी कांग्रेस पार्टी या बीजेपी नहीं, सभी को पॉपुलिस्टिक मेजर है। एक दूसरे का विरोध भले ही करते हैं, पर सभी कहते पॉलिसी में, इलेक्शन में सबको वोट चाहिए। रमन सिंह सरकार भी 2 रुपए किलो चावल बांट रही है। आज छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रीज वाले परेशान है। 2 रुपए किलो जब चावल कहते मजदूर को मिलता है तो वो पूरे महीने भर मजदूरी के लिए आता ही नहीं चाहता। वो कहते उसने अगर 5-7 दिन भी काम किया तो उतनी मजदूरी में उसका पेट भर का अनाज हो जाता है। तो आज अपसेंटिज्म देश में, इंडस्ट्रियल लेबर अपसेंटिज्म जो एक समय 5% था, आज 25% पहुंच गया है। आज इंडस्ट्री में लेबर नहीं मिलता। हम बोलते कहते बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ेगी। हम लोग जब लोगों को फ्री में बांटेंगे, अनाज फ्री में दे रहा है, कोई साड़ी फ्री में बांट रहा है, कुछ दिन बाद हम मकान फ्री में बांटेंगे। आधे में बांटे भी क्या मकान? हाँ, आधे में मकान भी फ्री में दिए। तो जब हम चीज फ्री में देंगे तो इंसान काम ही नहीं करना चाहेगा। अभी हम कहते गरीब है, अब हम गरीब को धीरे धीरे भिखारी बनाने की प्रवृत्ति की तरफ हो रहा है कि वो हर चीज को भीख में लाना चाहेगा इंसान। जी, गरीबी की बात की आपने, भीख मांगने की बात की। तो हमारे देश जो है वो दुनिया के जो वर्ल्ड बैंक है दिन ब दिन उसके कर्ज में डूब रहा है, और हमारे देश के जो करेंसी है उसका डिवैल्यूएशन हो रहा है। तो आप क्या वजूहत, क्या रीजन समझते हैं? जब तक हम घाटे का बजट बनाते रहेंगे, हमारी कहते अर्थव्यवस्था में कहते ऊपरी तौर से कहते विकास दर भरी 5% से 8% जो हमारे रुपए का अवमूल्यन जारी रहेगा। हमारे जब तक हमारी करेंसी स्ट्रांग नहीं होगी, हमारे ऊपर जो कर्जा है वो बढ़ती जाएगा। तो हमारे को एक बार फाइनल सोचना पड़ेगा कि हमने कहते उदारीकरण की तरफ जाना है या सोशलिज्म जो एक जमाने में था हमारा वैसे करना है। जब तक हमारी दिशा क्लियर नहीं होगी तब तक कहते हम इकोनॉमी में स्ट्रांग नहीं हो सकते। हमारी दिशा ही क्लियर नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहते उदारीकरण में वेलफेयर स्टेट नहीं हो सकता। उदारीकरण में भी वेलफेयर स्टेट हो सकता है, पर उसके लिए पैरामीटर्स फिक्स होना चाहिए कि हमने इतना % ही कहते वेलफेयर के लिए खर्च करना है, बाकी कहते हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे करना है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर अगर ये पैसा लगा, अंग्रेजी में एक बहुत बड़ी अच्छी कहावत है, किसी को मछली फ्री में देने के बजाय उसको काटा मछली का रॉड दी जाए ताकि वो मछली पकड़ना सीखे। तो हमने कहते लोगों को अवसर मुहैया कराना चाहिए था, बनाए बजाय कि उसको फ्री में अनाज दे रहे या फ्री में उसको अवसर देते, आप उसको आत्मनिर्भर बनाते तो ज्यादा अच्छा था। अभी हमने कहते काम की महत्ता को नकार दिया है। हम चाहते नहीं कि लोग काम करें। जहाँ आप उद्योग से जुड़े हुए हैं वहीं आप एक अच्छे सोशल वर्कर भी हैं, तो आप हमारे 120 स्कूप के दर्शकों को बताइए कि आप किस तरह का देश में सोशल वर्क कर रहे हैं। मैं फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी का मेंबर भी हूँ, टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन का भूतपूर्व प्रेसिडेंट रह चुका नागपुर का। तो
कुछ सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा रहता हूँ, जैसे कुछ मंदिर, पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार समितियाँ हैं, उसमें भी मैं शरीक होता हूँ। एक हमारे मित्र बाप भाई, उनके साथ हम कुछ सामाजिक सोशल एक्टिविटी भी साथ में करते हैं, जिसमें कुछ गरीब बच्चों के लिए स्कूल्स चलाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं हम लोग। इस टाइप की सामाजिक एक्टिविटी से जुड़ा रहता हूँ, समाज के कार्य से। वन टोन स्कूप के माध्यम से आप देश की जनता को, देश की सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमारे देश में इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग हो, मजबूत हो और देश 2020 के विजन को हासिल कर सके? सक्सेस, सफलता जीवन में खाली मेहनत से ही मिल सकती है। सक्सेस कम बिफोर वर्क ओनली इन डिक्शनरी। खाली डिक्शनरी में सक्सेस शब्द वर्क के पहले आता है, रियल लाइफ में ऐसा होता है। रियल लाइफ में सक्सेस हार्ड वर्क के बाद ही मिलती है। मैंने भी मेरे ख्याल से शुरुआत 1978 में 5000 रुपये की पूंजी से की थी। उससे आज ये बनता है कि कहते मैं सतत काम में लगा रहा, हार्ड वर्किंग। हम लोग उस समय, मुझे याद है उस समय हमारे टिम्बर मार्केट में 20-20 घंटे काम होता था, 18 से 20 घंटे। अब तो खैर 8 घंटे से ज़्यादा सरकार परमिशन भी नहीं देती। पर हार्ड वर्किंग का कोई पर्याय नहीं है सक्सेस के लिए। ओनली एक ही मंत्र है, दैट इज हार्ड वर्किंग। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ, ओनली डिक्शनरी में यू कैन गेट सक्सेस बिफोर वर्क। इन रियल लाइफ सक्सेस ऑलवेज कम्स आफ्टर वर्क। ये थे विनोद गोयनका जी, जो कह रहे थे कि खुदी वाले कभी किस्मत का शिकवा नहीं करते, खुदी से खुद ब खुद हो जाते हैं हल मसले सारे। तेरी किस्मत भी तय होगी यकीनन तेरी मर्जी से, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद गोयनका जी, आपने हमसे बातचीत की। फिर किसी समय किसी वक्त आपसे किसी मुद्दों पर बात करेंगे। धन्यवाद। आप देखते रहिए 120।